हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइजन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा कि जो मैंने पिछली बार भी की था कि जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है वो सोल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है हम करते हैं स्पेशली आइसक्रीम को जमाने के लिए। और हम क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं सोल्ट का जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बर्फ़ जमती है। और वहीं कहीं ना कहीं जब माउंटेन्स की बात आती है तो माउंटेन्स के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है उसके ऊपर हम सोल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, जिससे क्या करते हैं थोड़े टाइम बाद नमक जो होता है वो बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा था, लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था। देखो क्या था कि एक्चुअल में जो सोल्ट है वो सच में ही फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगी। यहां पर भी जो सोल्ट है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है, ठंडा कर रही है, मतलब उसके टेम्परेचर को कम कर रही है। और जब क्या होगा कि हम देखते भी होंगे कि जो आइसक्रीम जमाने वाला होता है उसके ऊपर कपड़ा ढक के रखता है ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर वो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट निकलेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हीट निकलती है और उसी हीट की वजह से वो आपके पास पिघल जाती है, वो जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन का, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर ऑस्मोसिस के बारे में। देखो एक्चुअल में ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट होती है। इट इज द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent to solution through semi permeable membrane। मतलब यहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और जब कभी भी लो से हाई की तरफ जाते हैं तो उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखो जी एक बात और है यहाँ पे कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल की बात करूं तो वो आपके पास कई हो सकते हैं, जैसे एनिमल ब्लैडर। एनिमल ब्लैडर का मतलब कहीं ना कहीं किसी भी एनिमल के ऊपर वाली जो खाल है वो हो सकती है, या पर्चमेंट पेपर। ये दो तीन एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कहीं ना कहीं इसकी मूवमेंट होती है। अब दिमाग में एक चीज़ मेनली आती है कि एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। इस डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क रह गया। देखो जी जो डिफ्यूजन होता है ना, वो डिफ्यूजन एक्चुअल में वो भी एक मूवमेंट ही होती है जिसके अंदर सोलवेंट को ही देखा जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सेमी परमेबल रिक्वायरमेंट होती है। ये जो होता है हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है, और ये लो से हाई की तरफ जाता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये जो होती है ऑस्मोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के केस में ही देखी जाती है, लेकिन ये गैस के केस में भी, लिक्विड के केस में भी देख सकते हो आप। चौथा पॉइंट हम बना सकते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको स्टॉप कर सकते हो अपोजिट साइड में प्रेशर लगा के। ठीक है जी, इसको आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इसके बीच में। अब बात करता हूं कि एक होता है जी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सोलवेंट का एक कंटेनर है और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, एक सॉल्यूशन का कंटेनर है। इन दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है।
यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारा की सारा सॉल्वेंट है, यहाँ पर सारा की सारा सॉल्यूशन है। अब होगा क्या कि इस सॉल्वेंट की जो मूवमेंट हो रही है यहाँ से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए कि सॉल्यूशन साइड में यहाँ पर अगर अपोजिट प्रेशर लगा दिया जाए, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रुक जाएं, ये यहाँ से यहाँ आ ही ना पाए, तो उस मिनिमम प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम प्रेशर होता है दैट अप्लाई ऑन सॉल्यूशन साइड so that it prevent the passage of solvent molecules from solvent to solution, और इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल जो है वो कुछ पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था वेंट होफ ने, वेंट होफ, जो आगे हम वेंट होफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेंट होफ क्या करता है, वेंट होफ ऑब्जर्व करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। वो क्या देखता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, दूसरी बात वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो आया आपके पास COT, और जब इस डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, R इज द गैस कांस्टेंट। जिस R की वैल्यू आपको पता ही है वो क्या होती है जी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। दूसरी बात, ये जो आपके पास जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन यूज की जाएगी वो मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम RT, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई V इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसका यूज हम लगभग क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या कहती हैं, पहली कंडीशन है इसकी कि जो भी आपके पास सोल्यूट होना चाहिए वो सोल्यूट आपके पास नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, तभी ये सब कुछ चलता है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर ये जो होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए, और डाइल्यूट भी कैसा कहता है कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 5% नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि यहाँ पर किसी टाइप का ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा। अगर ऐसी दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, एसोसिएशन नहीं होता है, तब जाके ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। इस ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक टर्म आती है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि अगर हम सेल को किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डालने से सेल के अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं सेल की रैप्चरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और सेल के अंदर वाटर का फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग करना स्टार्ट करता है। इसी स्वेलिंग को या पफीनेस या फिर रैप्चरिंग ऑफ द सेल को ही हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। या फिर क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, सेल को किसी हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जब हाई कंसंट्रेशन का अगर सॉल्यूशन होगा तो वो जो सेल होंगे वो भी सेल भी धीरे धीरे रैप्चर होके और वो क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है कि सेल में से वाटर रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस आपके पास होगी हीमोलाइसिस, वो ये है, एक होगी आपके पास प्लाज्मोलाइसिस, वो ये है। जो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हाई कंसंट्रेशन। और क्या होता है, एक होता है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन
वो दो सॉल्यूशंस होते हैं जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। और जब कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उन दोनों के अंदर किसी टाइप की कोई मूवमेंट होगी ही नहीं। तो उसके अंदर क्या करता है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि पाई इक्वल टू CRT है। दोनों की दोनों अगर सेम हो गए, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, देन यहां से कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन के भी सेम होने की संभावना रहती है और यहां पर किसी टाइप का कोई फ्लो नहीं होता है। अब बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। देखो क्या होता है कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन के अंदर, इफ ए सॉल्यूशन हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन, मतलब अगर हम क्या कर दें कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, टोनिक जो वर्ड है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो आपके पास हाइपरटोनिक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी बात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की आती है तो उसके अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन भी ज्यादा, तो यहां पर क्या होता है कंसंट्रेशन हाई होती है, ज्यादा होती है दूसरे उसकी। इसी वजह से जब कभी बात हाइपरटोनिक की आती है तो कहीं ना कहीं जो सेल होते हैं, सेल वो आपके पास श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब सेल में से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वाटर रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस के अंदर हुआ था। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ हाइपोटोनिक के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो कंसंट्रेशन भी कम रहती है, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो कहीं ना कहीं जो सेल होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं जी, आपके पास स्वेल हो जाएंगे। और इसी स्वेलिंग को, इसी पफीनेस को जो सेल की कंडीशंस में होता है उसको हम बोलते हैं एडिमा। उनके अंदर क्या होता है कि पीपल के अंदर जब सोल्ट और सोल्टी फूड एक्सपीरियंस करते हैं, रिटेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस की वजह से वो पफीनेस बन जाती है और उसके अंदर वो सब कुछ आता है। आपने देखा होगा कि लगभग आपके घरों के अंदर हम क्या करते हैं, अचार का यूज करते हैं। तो अचार के अंदर हम क्या करते हैं, सोल्ट को डालते हैं। अगर सोल्ट ज़्यादा डालेंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, और एक टाइम के बाद वो जो सोल्ट होता है वो धीरे धीरे सिंक हो जाता है। तो ये था आपके पास हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में। तो वो आपके पास क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है वो, जो हम सोल्ट के, जो हम कहीं ना कहीं पिकल्स के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, उस रिवर्स ऑस्मोसिस का ही दूसरा नाम आरओ है, आरओ, जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं। देखो आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था कि ऑस्मोसिस का मतलब है सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना। और अगर हम क्या कर दे, अपोजिट साइड में प्रेशर लगाएं, मिनिमम प्रेशर, जिससे ये सोलवेंट मॉलिक्यूल रुक जाए, तो उसको हम बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर क्या कर दूं, अगर मैं ये प्रेशर यहां से ज्यादा लगा दूं, ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फ्लो करके यहां आ जाएं, उसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ movement of solvent molecules from solution to solvent by applying pressure on solution side greater than osmotic pressure is called reverse osmosis। और इसी का यूज करते हैं हम डीसोलिनेशन के लिए, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसके अंदर नमक होता है, और उस नमक वाले पानी से पानी को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर वाटर के अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, और हम क्या करते हैं आजकल हमारे घरों के अंदर भी अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा आ जाती है तो हमें भी कहीं ना कहीं आरओ का यूज करना पड़ता है।
इस तरीके से यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है डिसोलिनेशन के लिए। इसके लिए सिंपल से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर आपको कह रहा है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98। मींस ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे दिया है 4.98। ये कह रहा है 36 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब गिवन मास ऑफ द सोल्यूट हो गया आपके पास 36 ग्राम। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो मोलर मास इसका हो जाएगा आपके पास 180 ग्राम पर मोल। फिर आपको कहता है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का 1.52 बार है, ओके, मीन्स दोबारा कोई ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, तो कह रहा है उसकी कंसंट्रेशन बतानी है आपको क्या होगी। ओके, मीन्स अगर ये आपके पास π1 है तो ये आपके पास π2 है और आपको कंसंट्रेशन इसकी निकालनी है। देखो जी, हमें तो सिर्फ इतना फॉर्मूला पता है कि पाई इक्वल टू CRT होता है। दूसरी बात, पाई इक्वल टू CRT होता है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर π1 है तो C1RT होगा, π2 है तो C2RT होगा। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि 300 केल्विन है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर सेम है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो RT से RT कैंसिल आउट हो जाता है। π1 पहले वाले की वैल्यू आपको दे रखी है 4.98, सेकेंड वाले की दे रखी है आपको 1.52 बार। ओके, पहले वाले की कंसंट्रेशन के लिए आपको कहता है गिवन मास, मतलब सोल्यूट का 36/180, लेकिन साथ में कह रहा है इन ए लीटर, मतलब वॉल्यूम आपको 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया जी इसके अंदर 1 हो गया, डिवाइड बाय। फिर आपको ये कहता है यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब C2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से C2 की वैल्यु निकालता हूँ तो इसको इधर ले जाते हैं, या मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं 4.98 डिवाइड बाय 1.52 इक्वल टू 36/180 इंटू C2। नीचे आ गया है ये। और यहाँ से अगर मैं C2 की वैल्यू निकालना चाहूँ देन C2 इक्वल टू C2 उधर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36/180 इंटू 2 के बाद डेसिमल है, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 498 नीचे आ जाएगा, 152 ऊपर आ जाएगा। कैंसिल आउट करना चाहूँ 36/180 होता है, और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद आएगा आपके पास 0.061 मोलैरिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलैरिटी में ही है। अभी पीछे बात कर चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलेंगे।